नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करप्शन, भ्रष्टाचार और भ्रष्ट अधिकारियों के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ा कदम लिया है और ये कहा है कि अब अगर कोई अधिकारी भ्रष्ट है तो उसके विरोध में अगर डायरेक्ट एविडेंस नहीं है तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के द्वारा भी उसको पकड़ा जा सकता है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है, जल्दी से बता देती हूँ। इट इज जैसे कि डायरेक्ट एविडेंस तो हुआ कि डायरेक्ट प्रूफ हो गया। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में होता है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। लेट्स से कोई व्यक्ति कहीं पर किसी एक जगह पर कोई क्राइम होता है एंड वहां से किसी व्यक्ति को जाते हुए देखा जाता है, किसी ने नोटिस किया कि व्यक्ति उस समय वहीं पर था जब वो क्राइम हुआ, तो दैट पर्सन कैन बी कन्विक्टेड। उस व्यक्ति को पकड़ा जा सकता है इस आधार पर कि अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस ही वॉज देयर जब ये क्राइम हुआ, तो उसको फिलहाल एक तरह से आरोपी घोषित किया जा सकता है। दिस इज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ठीक है, इस आधार पर अब भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को भी पकड़ा जा सकेगा, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। कि एग्जैक्टली क्या है, क्या पूरा मुद्दा है, क्या वर्डिक्ट है, इन सब चीज़ों के बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले न्यूज़ देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, संविधान पीठ ने थर्सडे को ये कहा कि डायरेक्ट एविडेंस ऑफ डिमांड फॉर ब्राइब, मतलब ब्राइब की जो डिमांड की गई है, जो मांगा गया है ब्राइब, उसकी कोई डायरेक्ट एविडेंस अगर नहीं भी होता है, उसकी आवश्यकता नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी टू कन्विक्ट अ पब्लिक सर्वेंट, किसी पब्लिक सर्वेंट को इसके लिए पकड़ने के लिए, आरोपी घोषित करने के लिए अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, पीसीए एक्ट के अंडर। और ये भी कहा कि इट कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड, मतलब अगर डायरेक्ट एविडेंस नहीं है ना, लेट्स से किसी ने वो रंगे हाथों नहीं पकड़ा या कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी है, उसके अलावा अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी है ना इस संबंध में, तो भी कन्विक्ट किया जा सकता है। बेसिकली ये कहा कि इसको, जो ब्राइब की डिमांड है, इसको प्रूव किया जा सकता है थ्रू सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जब कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है इसके अगेंस्ट। ठीक है, यहां पर कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल भी कोर्ट को लीनियंट अप्रोच नहीं लेनी है अगेंस्ट करप्ट ऑफिशियल्स, आसानी से नहीं बचना चाहिए। ये कहा गया है बाय अ 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 5 जजेस की बेंच होती है, मिनिमम 5 जजेस होते हैं एक संवैधानिक बेंच में। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस ए एस बोपन्ना, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम एंड जस्टिस बी वी नागरत्ना। ठीक है, आगे इन्होंने कहा कि करप्ट ऑफिशियल्स को पकड़ा जाना चाहिए और उन पर आरोप लगने चाहिए, उन्हें बुक किया जाना चाहिए एज देयर कंटिन्यूएशन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हैज अ डिमोरलाइजिंग इफेक्ट ऑन द ऑनेस्ट ऑफिसर्स। क्योंकि अगर ये नहीं पकड़े जाएंगे और ये अपना काम करते रहेंगे, प्रशासनिक सेवा में बने रहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं डिमोरलाइज करता है उन सभी लोगों को जो ऑनेस्ट हैं, ऑनेस्ट ऑफिशियल्स को, कि इनका तो कुछ कोई पकड़ ही नहीं रहा है। तो ये यहाँ पर काफ़ी कड़ी टिप्पणी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, क्या एग्जैक्टली इशू था, क्यों ये डिसीजन लिया गया, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आगे हम। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है, NDLive10। स्पेशल क्लास टाइमिंग्स आर 11 AM एंड 5 PM। इन दोनों समय पर ही क्लासेस होती हैं, दीज आर फ्री क्लासेस। ठीक है, चलिए, इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के साथ अपनी CSAT की तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं तो बैचेस शुरू हो चुके हैं। दिस इज द प्राइस फॉर द कोर्स। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है, NDLive10, और मेरे कोड के साथ आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो करप्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि करप्शन एक बहुत ही बड़े प्रपोर्शन में आ चुका है और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है गवर्नेंस को और डिमोरलाइज कर रहा है ऑनेस्ट ऑफिसर्स को। तो इसको रोकना, इस पर सीरियस मतलब डिसीजंस लेना आवश्यक हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। टॉप कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेसिकली कि इवन इफ द डायरेक्ट एविडेंस ऑफ द कंप्लेनेंट इज नॉट अवेलेबल, जिसने कंप्लेन किया उसका डायरेक्ट एविडेंस उसका नहीं अवेलेबल है, या किस वजह से हो सकता है भाई, जिसने सपोज करो किसी के साथ करप्शन हुआ, किसी से ब्राइब मांगी गई एंड दिस पर्सन या तो वो हॉस्टाइल हो जाए, मना कर दे, मुकर जाए कि नहीं मुझे नहीं कंप्लेन करनी, मुझे कोई बात नहीं करनी है, हॉस्टाइल हो जाए मतलब मुकर जाए अपनी बात से, डेथ हो सकती है या कोई भी और कंडीशन हो सकती है। ऐसे में कोई भ्रष्ट अधिकारी बचना नहीं चाहिए और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर उसको पकड़ा जा सकता है। तो काफ़ी स्ट्रिक्ट यहाँ पर
ये डिसीजन लिया गया है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ऐसा कहा गया है बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने आगे कहा कि जो एलिगेशन है करप्शन की, इसको प्रूव किया जा सकता है ईदर बाय डायरेक्ट एविडेंस, मतलब डायरेक्ट एविडेंस से तो प्रूव किया ही जा सकता है इन द नेचर ऑफ ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, किसी ने बताया हो कि ऐसा मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ ये मुझसे ब्राइब मांगी गई एक्सेट्रा, या फिर कोई डॉक्यूमेंट किया है, मतलब स्पाई कैमरा से उसकी वीडियो बना ली है या वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड कर ली है, इस तरह से तो पकड़ा जा ही सकता है। यहां पर इन्होंने कहा कि नेमली द प्रूफ ऑफ डिमांड एक्सेप्टेंस और इलीगल ग्रेटिफिकेशन, मतलब बेसिकली जब कोई ब्राइब मांगता है उनका इलीगल ग्रेटिफिकेशन के लिए, इट कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड बाय सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। अगर डायरेक्ट एविडेंस ओरल या डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं है तो अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस भी पकड़ा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस वर्डिक्ट के साथ ऑनरेबल कोर्ट ने वो सभी रास्ते और तरीके बंद कर दिए हैं, उन पर एक रोक लगा दी है जिसका सहारा ले सकता है कोई करप्ट पब्लिक सर्वेंट जो कि अक्यूज्ड है ऑफ डिमांडिंग एंड एक्सेप्टिंग ग्रेटिफिकेशन, मतलब ब्राइब है बेसिकली यहां पर, ताकि वो बच सके फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो एक तरह से सबको ब्लॉक कर दिया है इस वर्डिक्ट के साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि जो ट्रायल है वो ऑटोमेटिकली ना तो खत्म होगा, अबेट होगा, ना ही एक्विटल में रिजल्ट करेगा ऑफ पब्लिक सर्वेंट जस्ट बिकॉज द कंप्लेनेंट डाइज और टर्न हॉस्टाइल। केवल जो जिसने कंप्लेन की है उसकी मृत्यु हो जाए या किसी वजह से वो हॉस्टाइल हो जाए, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सीधे सीधे जो पब्लिक सर्वेंट जिसको अक्यूज किया गया है वो फ्री हो जाएगा या फिर उसकी कार्रवाई बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा अब। ठीक है, doesn't take the stand and held that a case can still be proved with other evidence और टेस्टिमोनी, और कहा कि केस को उसके बावजूद भी प्रूव किया जा सकता है दूसरे गवाहों, सबूतों और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर। तो मतलब एक तरह से पूरी तरह से रोक लगाने की तरफ यहाँ पर प्रयास किया गया है इस वर्डिक्ट में। इशू क्या हुआ है, किस वजह से बात हुई है, इस बारे में बात कर लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जो वर्डिक्ट आया है, ये आया ऑन अ क्वेश्चन वेदर पब्लिक सर्वेंट्स कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ब्राइबरी, ब्राइब गिवर्स फेल टू रिकॉर्ड देयर स्टेटमेंट ऑन टर्न हॉस्टाइल। एक मुद्दा ये था कि ये पूछा गया कि क्या पब्लिक सर्वेंट, कोई भी अधिकारी इस वजह से मतलब उसको आरोपी माना जाएगा, प्रोसिक्यूट किया जाएगा ब्राइबरी के लिए, अगर जो ब्राइब देने वाला व्यक्ति है वो रिकॉर्ड ना कर पाए उनकी स्टेटमेंट या फिर वो मुकर जाए। पहला ये था जिस पे जवाब दे दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, इसी का वर्डिक्ट आया है। दूसरा इशू जो आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने, वो इट वाज वेदर ऑन द डेथ ऑफ द कंप्लेनेंट or non-appearance of the complainant or the complainant turning hostile will impact pending cases against the public servant under the Prevention of Corruption Act। दूसरा मुद्दा ये था जिस पर वर्डिक्ट आ गया है कि डेथ हो जाती है या कंप्लेनेंट आता नहीं है या वो मुकर जाता है, तो ऐसे में जो पेंडिंग केसेस हैं उनका क्या होगा इस संबंध में जो पब्लिक सर्वेंट्स पर चल रहे हैं अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इसमें क्या होगा, जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है कि केस कंटिन्यू होगा। जो भी एविडेंसेस या टेस्टिमनीज हैं अगेन, मतलब उसके अलावा, कंप्लेनेंट के अलावा जो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं या कोई टेस्टिमनीज हैं या फिर कोई और एविडेंस है, उसके आधार पर भी हो सकता है निर्णय, डिसीजन लिया जा सकता है, कन्विक्शन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक और मुद्दा क्या था जो बेंच के सामने था, वाज वेदर इन सच अ सिनेरियो, इस सिचुएशन में जिससे कंप्लेनेंट मुकर गया है, उसकी डेथ हो गई है या फिर उसने आने से ही मना कर दिया है, ऐसी स्थिति में इट विल बी फॉर प्रोसिक्यूशन टू एस्टैब्लिश गिल्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट यूजिंग अदर एविडेंसेस। क्या ये प्रोसिक्यूशन की मतलब एक तरह से जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो स्टैब्लिश करे गिल्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट यूजिंग अदर एविडेंसेस, ये भी पूछा गया। अंडर द एग्जिस्टिंग लीगल रिजीम, जो एग्जिस्टिंग लीगल रिजीम है हमारा, उसके अंडर क्या है कि पब्लिक सर्वेंट को जो कन्विक्टेड है इस तरह के एलिगेशन में कि उसने ब्राइब मांगी है, कुछ भी ऐसा किया है, दे आर टू बी एस्टैब्लिश व्हेन द एलिमेंट ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ब्राइब इज प्रूव्ड। फिलहाल की सिचुएशन क्या थी, अभी तो वर्डिक्ट आ गया, अभी तो इट्स गोइंग टू बी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आल्सो। ठीक है, पहले क्या होता था कि प्रूव होना जरूरी है कि डिमांड और एक्सेप्टेंस हुई है ब्राइब की, इसको प्रूव करना जरूरी है, तभी कन्विक्ट किया जा सकता था पब्लिक सर्वेंट को। ठीक है, ये एग्जिस्टिंग रिजीम था जिसको अब बदला जाएगा। इस संबंध में मैं आपको बता दूं कि 2019 में एक 3 जज बेंच ने जिसने रेफर किया था ये मैटर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, इसमें उन्होंने एक इनकंसिस्टेंसी पाई थी। एक अर्ली डिसीजन ऑफ 2015 में एक डिसीजन आया था एक हाई कोर्ट का, उस डिसीजन को पीसीए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से थोड़ी इनकंसिस्टेंट पाया गया था। 2019 में ये पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जिसके बाद इसको रेफर किया गया था ऑनरेबल
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जिसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे अब डिसीजन लिया गया, वर्डिक्ट आया है, ठीक है। जहां पर कोर्ट ने 2015 के डिसीजन में कोर्ट ने कहा था कि पब्लिक सर्वेंट को अक्विट करना पड़ेगा, उसको छोड़ा जाएगा अगर प्राइमरी एविडेंस वाज लैकिंग अगेंस्ट देम, मतलब डायरेक्ट एविडेंस नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो पब्लिक सर्वेंट है उसको छोड़ दिया जाएगा। इसकी इनकंसिस्टेंसी 2019 में पहुंची थी जजेस बेंच के पास, जिसने केस को रेफर किया सीजेआई को, ठीक है। नाउ the apex court then said that direct proof or demand might not be available if the complainant is dead or could not be examined or turned hostile। तो ऐसे में इन्होंने कहा था कि भाई अगर कंप्लेनेंट की मृत्यु हो जाती है, लेट्स से केस की डेट चल रही है, उसकी मृत्यु हो जाती है, वो हॉस्टाइल हो जाता है, वो नहीं आता है तारीखों पर, तो ऐसे में तो मतलब डिसीजन ही नहीं आ पाएगा, है ना, छोड़ दिया जाएगा। तो ये रीजंस दिए थे, जिसके बाद ये वर्डिक्ट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब केवल डायरेक्ट प्रूफ की जरूरत नहीं है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के द्वारा भी किसी करप्ट अधिकारी को पकड़ा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। इस संबंध में केंद्र सरकार की तरफ से भी इस हियरिंग के समय पर बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच केंद्र सरकार ने भी कहा है कि कोर्ट ने के पास एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है टू क्लैरिफाई 2015 का जजमेंट, जिसमें कहा गया था कि लैक ऑफ डायरेक्ट एविडेंस और प्राइमरी एविडेंस विल नॉट रिजल्ट इन द ऑटोमेटिक एक्विटल। इसको क्लियर किया जा सकता है अब कि अगर डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, प्राइमरी एविडेंस नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बंदे को छोड़ दिया जाएगा। अगर कोई आरोपी है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की जांच की जाएगी, उनको ढूंढा जाएगा और प्रोसिक्यूशन हो सकता है, ठीक है। ये केंद्र सरकार ने यहाँ पर इस बात पे कहा कि बहुत सही तरीका है इसको एक तरह से क्लैरिफाई करने का। गवर्नमेंट ने पॉइंट आउट किया बहुत सारे केसेस जहां पर अक्यूज को फ्री कर दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ 2015 वर्डिक्ट। साथ में ये भी कहा गया कि एक स्ट्रिंजेंट एंटी करप्शन लॉ की आवश्यकता है, ये नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि करप्शन कहीं ना कहीं देश को खोखला करता जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह के वर्डिक्ट से और एक स्ट्रिंजेंट एंटी करप्शन लॉ से हमारे देश में करप्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं? ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में आपका क्या कहना है इस संबंध में, और आपको क्या लगा कि क्या ये डिसीजन बिल्कुल सही डिसीजन है ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, क्या इसका कुछ दुरुपयोग भी हो सकता है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए, अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, NDLive10 मेरा कोड है। अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और ये कोड यूज़ कर सकते हैं टू गेट द सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट। लक्ष्य बैचेस शुरू हो चुके हैं, 15 तारीख से हिंदी मीडियम के बैचेस हैं, ये टॉप एजुकेटर्स यहाँ आपको पढ़ाने वाले हैं। इसी तरह से आरंभ बैचेस भी शुरू हो रहे हैं 22 तारीख से, जहाँ पर अगेन टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, आपकी 2024 की तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। मिशन बैच है फॉर IRMS 2023, जहाँ पर UPSC के टॉप एजुकेटर्स और गेट के टॉप एजुकेटर्स साथ में मिलकर आपको मदद करेंगे टू क्रैक IRMS 2023। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है। लोन फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल, जो आप अवेल कर सकते हैं 0% EMI पर। टेस्ट सीरीज इतने कम दाम पर आपको मिले, जहाँ 55 ज़्यादा टेस्ट मिल रहे हैं। सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10 एंड यू कैन अवेल दिस। स्कॉलरशिप होने वाली है, स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है 18 तारीख को, एनरोल कर लीजिए। लास्ट माइल विच इज़ अ फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, go enroll it with my code NDLive10. So that is it from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless you. Do comment in the comment section कि आपका क्या मानना है इस verdict को लेकर. Thank you so much.